अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना, तो कुछ और आपने सुना हो या ना सुना हो, किसी और पोस्ट के बारे में जानते हो या ना जानते हो, एक ऐसी पोस्ट है जिसके बारे में आपने जरूर ही सुना होगा, देखा होगा। उस पोस्ट का नाम है जीएसटी इंस्पेक्टर। एक्चुअल में पहले इसको एक्साइज इंस्पेक्टर कहा जाता था, लेकिन जब से जीएसटी इन्फोर्स हुआ है इंडिया के अंदर, तब से इसको जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर कहा जाता है। तो शॉर्ट में इसको जीएसटी इंस्पेक्टर कह दिया जाता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कि आपने इस पोस्ट के बारे में सुना होगा, देखा होगा? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को, जो जीएसटी इंस्पेक्टर्स हैं, उनको आपने यूनिफॉर्म में देखा होगा, मोटिवेशनल स्पीच देते हुए, मोटिवेशनल बातें करते हुए। और कहीं ना कहीं उनको देखकर, उनको यूनिफॉर्म में देखकर आपके मन में भी एक बार ये फीलिंग जरूर आई होगी कि यार एक दिन अपन भी ये वाली यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपने इस पोस्ट के बारे में जरूर सुना होगा। और अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल में अलग अलग पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं भाई, उनमें से ये एक ऐसी पोस्ट है ना जिसके पास एक अपनी ही कह सकते हो भौकाली टाइप की है, क्योंकि यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है ये। जब आप यूनिफॉर्म पहन के निकलते हो, खाकी कलर की यूनिफॉर्म होती है, 3 स्टार इधर 3 स्टार इधर, तो उसकी एक अलग बातचीत होती है। अब मैं लास्ट में बात करूंगा पावर्स के बारे में, अगर आपको लग रहा हो कि क्या क्या पावर्स है, कैसे कैसे, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार में आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर किन किन चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रोसेस के बारे में कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हो। दूसरा, इसकी सैलरी क्या रहती है। तीसरा, पर्क्स यानी कि इसके अंदर सैलरी के अलावा और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। चौथा, छुट्टियां कितनी मिलती हैं सर इसके अंदर, और इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, मतलब क्या काम करना होता है बेसिकली एक जीएसटी इंस्पेक्टर को। उसके बाद प्रमोशन कैसे रहता है इनका, और इनके पास में पावर्स, एक्चुअल पावर क्या क्या रहती है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो आओ एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहले पॉइंट से भी पहले, व्हाई जीएसटी इंस्पेक्टर, कि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहिए, व्हाट इज द रियल मोटिवेशन। तो जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो है उसकी यूनिफॉर्म। जब आप इस यूनिफॉर्म को पहनकर निकलते हो, सपोज करो आप एक जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुके हो, आप अपने घर से निकलते हो यूनिफॉर्म पहन के, है ना, खाकी कलर का यूनिफॉर्म, ये कैप लगाकर, 3 स्टार इधर 3 स्टार इधर, इधर लिखा होता है एक्साइज इंस्पेक्टर और आपका नाम लिखा होता है बैच पे। तो जब आप निकलोगे, बुलेट पे निकलोगे, तो क्या उसका रौला होगा ना, है ना, क्या उसकी भौकाली होगी ना, मतलब आस पड़ोस वाले देखेंगे। ऐसा ना हो कि लड़कियां तुम्हें देखकर जो है ना छतों से कूद जाए, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो कहने का मतलब ये है कि इस पोस्ट के अंदर ना जो वर्दी है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म पहनते के साथ ही ना इंसान खिल जाता है। ओए होए, आप पहन के देखना, जब आप बनोगे जीएसटी इंस्पेक्टर, जब आप अपनी यूनिफॉर्म को सिलवा कर लाओगे, फर्स्ट डे पहन के अपने माता पिता के सामने जाओगे ना, मोहल्ले में निकलोगे, तो मतलब समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए वो है दिस यूनिफॉर्म, ये जो यूनिफॉर्म है। ठीक है, पता नहीं कितनों को इसने बना दिया और कितने इसके पीछे पड़े हैं अभी तक कि इसको पाने के लिए बेसिकली, है ना, दिन रात लगे पड़े हैं, लाइब्रेरी में अपने आप को घिस रहे हैं, गर्मी हो सर्दी हो अपने आप को तपा रहे हैं। ठीक है, आप भी मेहनत कर रहे होगे, और अगर मेहनत कर रहे हो तो भाई करते रहो, ये जरूर आपको मिलेगी एक दिन। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो क्या है, प्रोसेस। तो इसका प्रोसेस क्या है बनने का, सिंपल है कि इसके लिए आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम देना पड़ता है, और अच्छे नंबरों के साथ में आपको इस एग्जाम को क्रैक करना होता है। अच्छी रैंक को लेकर आओगे तभी तो आपको ये पोस्ट मिलेगी ना, क्योंकि अच्छी पोस्ट है तो अच्छे रैंक पे मिलेगी। तो अच्छे मार्क्स के साथ में अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो, एग्जाम 3 लेवल में होते हैं आपके। पहले प्री होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, केवल क्या होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, केवल क्वालिफाइंग होता है, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। मेंस है, इसका सारा मेन खेल है, जो मार्क्स जुड़ते हैं ना वो इसी के जुड़ते हैं। मेंस का जो आपका एग्जाम होता है इसी के मार्क्स आपके जुड़ते हैं। मेंस आपका टोटल 390 नंबर का होता है भाई। तो इस 390 में से आपको कोशिश करनी होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो लेके आ सको। और कमाल की बात है कि जो सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं वही सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। आपके पास बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस। ये सबको पता होगा, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस या जीके भी कहते हो आप इसको, और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट जो है प्री और मेंस के अंदर आते हैं। इन चारों के ऊपर मेंस के अंदर एक चीज और ऐड कर दिया जाता है, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेज पे आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन इसके बारे में ध्यान रखना, ये तब होता है जब ऑलरेडी आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, यानी कि जब आप मेंस दे दोगे तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, है ना, पोस्ट का नाम आपके नाम के आगे लिखा होगा कि हाँ आपको ये वाली पोस्ट मिली है। जब आप ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये गलत चीज भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले ये चीज एसएससी करवाता था,
पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो बकायदा एसएससी में आपको जाना पड़ता था, जो एसएससी बिल्डिंग होती थी वहां पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। अगर उसमें सारी चीजें क्लियर है तो आपको ज्वाइनिंग मिलती थी। अब क्या है, ज्वाइनिंग पहले दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में करा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, बच्चा पहले खुश हो जा रहा है, मान के चलो थोड़ी सी गलती हो जा रही है तो बच्चे की नौकरी चली जा रही है ना। तो इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना अभी से ही प्रॉपर करके रखो। किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में एरर है तो उसको सुधरवा लो, और अगर कोई डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि मेरा भी डॉक्यूमेंट का दिक्कत था। जब मैं एसएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया था तो फादर्स नेम में मेरे कुछ गड़बड़ था, तो मैंने उसको कैसे सही करवाया, क्या करवाया, उसके बारे में एक वीडियो में बना दूंगा अगर आप कॉमेंट करके पूछोगे तो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है क्रैक करना होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखो, सेकंड नंबर पे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्जाम है आपका, एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्जाम है इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर देखना चाह रहे हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर टेलीग्राम पे जाके इंग्लिश बाय रोशन सर लिखना, टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। तो इसका जो फॉर्म है आप अगले महीने की 4 तारीख तक भर सकते हो, यानी कि 4 जुलाई तक भर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो, या फिर अगर इस साल के 1 अगस्त तक आप अगर ग्रेजुएट हो जाओगे, मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप ग्रेजुएट हो जाओगे इस डेट तक तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है। अभी के लिए फिलहाल 14,500 वैकेंसी आपको बताई गई है, लेकिन ऐसा होता है कि आपका मेंस का एग्जाम होते होते वैकेंसी अपने आप ही इंक्रीज कर दी जाती है, और उम्मीद कर सकते हो कि ये जो वैकेंसी है ये आपको बढ़कर जो है कम से कम 18 से 20 हज़ार देखने को मिले। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको भर सकते हो अगर आप एक ग्रेजुएट हो। एज क्राइटेरिया की बात करूं मैं तो एज लिमिट जो होती है वो कितनी होती है, 18 से 30 साल। कुछ पोस्ट ऐसी जिसमें 18 से 27 है, लेकिन इसके लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है जनरल कैटेगरी की, और बाकी कैटेगरीज के अंदर कुछ कुछ साल का क्या मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है, छूट मिलता है। कहने का मतलब है 3 साल का, 5 साल का, वो सब आपको नोटिफिकेशन में पढ़ने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके नोटिफिकेशन पढ़ लेना। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में है ना प्री और मेन्स में मिलाकर, प्री और मेंस में मिलाकर अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो प्री में 50 नंबर की इंग्लिश आती है, और मेंस के अंदर 135 नंबर की, यानी कि टोटल 185, 185 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, जिसके अंदर आपका ग्रामर आता है, वोकैब आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है ना मैंने इस वाले बैच में आपको दे दिया है। ये एक बैच है मेरा टॉपर्स बैच के नाम से, ये लेटेस्ट बैच है, लाइव बैच है। एसएससी के जो 2025 में एग्जाम्स होने वाले हैं ना उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करके ये बैच है, जिसके अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ें कराने वाला हूँ, कंप्लीट ग्रामर कराने वाला हूँ प्रैक्टिस के साथ में, कंप्लीट वोकैब कराने वाला हूँ A to Z, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन कराने वाला हूँ। लाइव क्लास होती है, अगर किसी वजह से क्लास मिस हो जाए तो उसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाती है, तो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। क्लास नोट्स मिलते हैं आपको, प्रैक्टिस पीडीएफ्स मिलती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा जहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हो। वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करी जाती हैं ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ किताबें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं फ्री में, है ना, जो स्पेशली आप ही के लिए होती है अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो। तो ये सारी चीज़ें इस बैच के अंदर, यानी कि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद मेरा जो टारगेट रहता है वो रहता है 185 में से 185 मेरा टारगेट रहता है, और बच्चे जो है ना वो लाए भी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश में स्कोर किया है सीजीएल के अंदर कई बार, प्री में 50 में से 50, मेंस में हमारे टाइम पे जब इंग्लिश 200 मार्क्स का हुआ करता था तो 190 मैंने स्कोर किया कई बार। ठीक है, तो वही मेरा लक्ष्य है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट हो, इसीलिए बैच का नाम है टॉपर्स बैच। तो इस बैच को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, आप क्या करना, प्ले स्टोर पे जाके एक ऐप डाउनलोड करना, इंग्लिश बाय रोशन सर। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये ऐप है इंग्लिश बाय रोशन सर ऐप। प्ले स्टोर पे जाके या डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, वहाँ पे भी क्लिक करके चले जाओगे। वहाँ पे जाके या तो ऊपर ये बैनर दिख जाएगा आपको टॉपर्स बैच का, या फिर यहाँ कोर्सेज में जाना, कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो सबसे नीचे ऐसे टॉपर्स बैच आपको मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप बैच को ले सकते हो। ठीक है, बैच की फी कितनी है, 999 है, लेकिन अभी जो है ना 20% ऑफ चल रहा है इसके ऊपर, 20% ऑफ चल रहा है अभी। ठीक है, उसके लिए एक कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा, तो कूपन कोड याद रखना, कूपन कोड है CGL 2025, ये कूपन कोड है आपका। अगर आप ये वाला कूपन कोड लगा दोगे तो इस पे आपको 20% जो है ना ऑफ मिल जाएगा। तो जाओ बैच को ज्वाइन कर लो और इंग्लिश की समस्या से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप जो है सैलरी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको इसी में होता है, 2 चीजों में आपको इंटरेस्ट होता है, एक तो सैलरी और एक पावर। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं ना, अभी मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा, मैं आपको 2 जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप अभी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं कि सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सैलरी कैसे बनती है। ठीक है, तो सैलरी का कॉन्सेप्ट कैसे है ना, आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो कैसे बनती है, उसमें आपकी जो बेसिक सैलरी होती है,
बेसिक सैलरी जो भी आपकी होती है वो होती है, उसमें आपका जुड़ता है डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। जैसे 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 महंगाई बढ़ती है सरकार क्या करती है, साल में 2 बार आपका जो डीए है वो इंक्रीज करती है। जैसे मान के चलो 3% डीए है या 4% डी है। अभी की अगर मैं बात करूं ना, तो अभी जो डीए है वो 53% है। किसका 53%? आपकी बेसिक सैलरी का। यानी कि अगर आपकी बेसिक सैलरी मान के चलो 42,000 है, तो डीए जो है ना सीधा सीधा आपको 50% भी अगर मान लोगे तो 21,000 तो आपका डीए बन गया भाई। ये सैलरी में जुड़ के मिलता है आपको, समझ में आ रही बात। और डीए जो है साल में 2 बार बढ़ता है। सैलरी साल में 1 बार बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगता है, और डीए साल में 2 बार बढ़ता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो बेसिक सैलरी में आपका डीए ऐड होता है। डीए अभी फिलहाल कितना है? 53% है, ठीक है, अभी जो चल रहा है। एचआरए मिलता है आपको। एचआरए मतलब होम रेंट अलावेंस, ठीक है, ये फिक्स होता है। किसका? बेसिक और डीए का 10% के आसपास होता है, फिक्स होता है कि उतना आपको मिलता है ये। टीपीटी अलावेंस का मतलब है जो ऑफिस आने जाने का जो आपका भाड़ा होता है, चाहे आप ट्रेन से आओ, चाहे आप बस से आओ, किसी से भी आओ, तो टीपीटी अलावेंस उसको बोलते हैं, यानी कि ट्रैवल अलावेंस, ये भी आपको मिलता है। ये सब कुछ जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा? ग्रॉस सैलरी। अब सैलरी में से कुछ चीजें सरकार काट भी लेती है। क्या क्या काटती है? सबसे पहले CGE-GIS, ये एक तरह का इंश्योरेंस होता है। सरकार एक तरीके से ना आपको इंश्योर करती है, तो इसमें आपका 30 रुपये कटता, ज्यादा नहीं कटता, ठीक है, 30 रुपये, कहीं कहीं पर अलग भी हो सकता है। फिर आपका एक जो कंपलसरी है वो क्या है? एनपीएस डिडक्शन। एनपीएस का मतलब क्या है? न्यू पेंशन स्कीम। अगर अभी आप ज्वाइन करोगे, जैसे 2004 से एनपीएस चल रहा है, उससे पहले क्या चलता था? ओपीएस, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। तो अगर अभी आप ज्वाइन करोगे तो आप एनपीएस के अंदर आ जाओगे। और अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, सरकार ने एक और चीज लॉन्च किया है जिसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अगर अभी आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे ना सिलेक्शन लेने के बाद, तो आपको ना ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एनपीएस लेना चाहते हो या यूपीएस लेना चाहते हो, ठीक है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो पता लग जाएगा। तो उसी का जो पैसा है ना वो सरकार आपकी सैलरी से काटती है। कितना काटती है? आपकी सैलरी का, आपके बेसिक और डीए का, इन दोनों को मिलाकर जो इसका 10% निकलेगा ना, वो सरकार क्या करती है? आपकी सैलरी में से काट लेती है। लेकिन अब आप पूछोगे क्यों, तो इसमें सरकार भी क्या करती है ना, 14% डालती है अपना हिस्सा। मतलब इन दोनों को मिलाकर जो निकला उसका 10% आपकी सैलरी से कटेगा। जैसे मान लो दोनों को मिलाकर कितना बना? दोनों को मिलाकर बना मान लो 60,000। कितना बना? 60,000। तो 60,000 का 10% यानी कि 6,000 आपकी सैलरी से कटेगा। और 14%, 14 छिके कितना होता है? 14 छिके कितना होता है? 84, यानी कि 8,400 सरकार डालती है, यानी कि कितना हो गया? 14,400 टोटल आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। अब इसका क्या होता है? सरकार इसको अलग अलग क्या करती है ना, म्यूचुअल फंड्स में लगाती है। 3 अलग अलग या 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में लगाती है, जिसके ऊपर आपको मिलता है बहुत अच्छा इंटरेस्ट। तो जब आप रिटायर हो जाओगे ना, तो म्यूचुअल फंड का पैसा जो है ना बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक साथ आपको एक बड़ा अमाउंट रिटायरमेंट पे मिलेगा। जितना पैसा जमा हो जाएगा ना आपके रिटायरमेंट तक, उसका 60% आप एक बार में ले सकते हो, और जो 40% होगा वो हर महीने की आपकी पेंशन बन जाती है। ऐसा कुछ स्कीम होता है, तो इसका डिडक्शन होता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए। फिर उसके बाद इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन, जो इनकम टैक्स का अपना एम्प्लॉयज का फेडरेशन है, उसका 70 रुपये महीने का कटता है। और इसके अलावा भी कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीजें काटी जाती है, छोटा मोटा अमाउंट होता है। इनकम टैक्स अब नहीं कट रहा क्योंकि आप उस स्लैब के बाहर हो। निर्मला जी ने एक अच्छा काम किया था, आप उस स्लैब से बाहर हो। तो जब आप ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन को माइनस कर दोगे, ग्रॉस सैलरी में से क्या कर दोगे? डिडक्शन को माइनस कर दोगे, तो आपकी क्या निकलेगी? नेट सैलरी, जिसको आप बोलते हो इन हैंड सैलरी। क्या बोलते हो? इन हैंड, यानी कि जो आपके हाथ में मिलती है। हाथ का मतलब आपके जो अकाउंट में आता है कटने पिटने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको 2 सैलरी स्लिप दिखा रहा हूं, वहां पर मैं ये चीजें डिस्कस करूंगा। दोनों सैलरी स्लिप में से एक मैं आपको दिखा रहा हूं सैलरी स्लिप वाई सिटी की, ठीक है, और एक मैं आपको दिखा रहा हूं जेड सिटी की। एक चीज ध्यान रखना, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि टोटल 9 के लगभग जो है ना एक्स सिटीज है। जैसे कि जो बड़े बड़े शहर, जैसे दिल्ली हो गया है ना, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, और भी बड़े बड़े जो शहर है जैसे बेंगलुरु टाइप के शहर हो गए, वो एक्स सिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे जो थोड़े से छोटे शहर हैं वो वाई सिटी में आते हैं, और जो बिल्कुल छोटे हैं पॉपुलेशन वाइज भी और वैसे भी, वो जेड सिटी में। तो सैलरी का फर्क होता है तीनों में। एक्स सिटी में सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर टीपीटी अलाउंस भी ज्यादा होता है, डीए भी ज्यादा मिलता है। वाई सिटी में थोड़ी सी कम होती है, जेड सिटी में थोड़ी और कम होती है। तो मैं आपको इन दोनों की जो है ना सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूं। एक जो जीएसटी इंस्पेक्टर है वो, सॉरी एक्स और वाई की नहीं, वाई और जेड की, वाई और जेड की, ठीक है, इन दोनों की दिखाने वाला हूं। एक्स सिटी की मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है सैलरी स्लिप, लेकिन ओवरऑल एक आइडिया मैं आपको बता दूंगा कि कितना मिल सकता है। ये एक सैलरी स्लिप है, इंस्पेक्टर जीएसटी इन सेंट्रल एक्साइज लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कहां की सैलरी स्लिप है? देखो अप्रैल 2025 की सैलरी स्लिप है, यानी कि अभी लेटेस्ट है ये, अप्रैल 2025। डेजिग्नेशन क्या है? इंस्पेक्टर जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, ठीक है। और कहां का है ये? आपका भावनगर का,
गुजरात में पड़ता है भावनगर, ये वहां की सैलरी स्लिप है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से देख लो। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सैलरी कितनी है, देखो 46,200, ठीक है। और डीए कितना है, डीए यानी कि अभी 53% है तो लगभग निकाल लोगे आप 25,410। एचआरए कितना मिल रहा है अभी 4,620। टीपीटी अलावेंस कितना है 2,790। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो कितनी है 79,000। ग्रॉस सैलरी कितनी है 79,000, ठीक है, ग्रॉस सैलरी है ये। उसके बाद अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो देखो एक प्रोफेशनल टैक्स कटता है, हर महीने नहीं कटता, ये साल में एक बार कटता है। तो अप्रैल में कटा होगा 200, तो इसको हम इसमें से निकाल देते हैं क्योंकि एक बार कटता है। सीजीई जीआईएस बताया था मैंने, हर महीने कटता है 60 रुपए यहाँ पर। और ये जो एनपीएस है, एम्प्लॉयर टीयर 1 एनपीएस का कटा है 7,161 रुपए। तो टोटल जो डिडक्शन है वो कितना है 7,421। 7,421। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके हाथ में जो सैलरी मिली वो कितनी मिली आपको 71,599। ये आपको इन हैंड सैलरी मिली। ये कहां पर बता रहा हूं मैं आपको, वाई सिटी के अंदर। किस में बता रहा हूं, वाई सिटी के अंदर, ठीक है, वाई सिटी में। ये भी फ्रेश ज्वाइनिंग है, लास्ट ईयर की ज्वाइनिंग है भाई, ठीक है। यानी कि 2022 बैच के शायद ये इंस्पेक्टर हैं, 2022 बैच के। तो अभी हाल फिलहाल में ज्वाइनिंग हुई थी, ज़्यादा भी समय नहीं हुआ है, उनकी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मैं आपको 2020 बैच के एक इंस्पेक्टर हैं, वो भी जेड सिटी में है, तो मैं उनकी सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो वही है सेम, देखो पोस्ट का नाम क्या है, इंस्पेक्टर जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज। सैलरी कौन से महीने की है, सैलरी आपकी है अप्रैल 2025 की भी सैलरी है। और ये कहाँ की है, देखो आप क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तिरुनवेली, तिरुनवेली है ये, ठीक है। कहाँ पर, मदुरई में। कहाँ पर, मदुरई में, शायद तमिलनाडु में ये है ना, तमिलनाडु में। तो ये आपका जो है ना ये जेड सिटी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, जेड सिटी में। तो वहाँ की सैलरी देख लो एक बार किस तरीके से है भाई, ठीक है। आ जाओ, देखो बेसिक पे कितना है 47,600, 47,600। डीए यानी कि डियरनेस अलावेंस कितना है 26,180। और टीपीटी अलावेंस कितना है 2790। अब आपको कहे सर इनको एचआरए क्यों नहीं मिल रहा, यहाँ पर एचआरए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन्होंने क्वार्टर लिया हुआ है। अगर आप सरकारी क्वार्टर ले लेते हो फिर आपको एचआरए थोड़ी मिलेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आप घर भी लोगे पैसा भी लोगे उसके बदले, नहीं। इन्होंने क्या किया है, सरकारी क्वार्टर लिया हुआ जिसकी वजह से इनको एचआरए नहीं मिल रहा, एचआरए नहीं मिल रहा। तो इनको ये 3 चीजें मिल रही हैं। अब डिडक्शन देखो वो सेम है, सीजीई जीआईएस 60 रुपए, एनपीएस का पैसा भी लगभग सेम है 7378। लाइसेंस फी जब आप क्वार्टर लेते हो ना सरकारी, तो एचआरए तो कट ही जाता है, साथ में एक लाइसेंस फी जो डिपेंड करता है कि आपने टियर 2 ले रखा है क्वार्टर या टियर 3 ले रखा है, उस पर डिपेंड करता है 2 BHK 3 BHK क्या ले रखा है आपने, उसके हिसाब से एक लाइसेंस फी कटता है इनका। अब इनके यहाँ पर एक वाटर चार्ज कटता है तो वो लिखा हुआ 63 रुपये। इनके यहाँ पे सीजीएचएस कटता है। सीजीएचएस क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सरकारी कार्ड आपका बनता है जिससे आप अपना इलाज करवा सकते हो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, खर्चा सरकार देती है आपको, ठीक है। तो उसका कटता है इनका 650 रुपये। ये डिपेंड करता है कि कहीं पर कटता है कहीं पर नहीं कटता है, हर जगह पे नहीं कटता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दोस्त मेरे, तो इनका जो टोटल जो डिडक्शन है वो कितना है 8,811। और ग्रॉस सैलरी कितना था 76,570, 76,570, ठीक है। और इनको हैंड में इन हैंड कितना मिलता है 67,699, 67,699। अगर इसमें एचआरए भी जोड़ देते तो और ज़्यादा हो जाता है ना, लगभग ये 75,000 के आसपास चला जाता अगर आप इसमें एचआरए को जोड़ देते। लेकिन क्योंकि इन्होंने क्वार्टर ले रखा है तो इनको एचआरए नहीं मिल रहा, ठीक है। यानी कि अगर आप मुझसे पूछोगे सर जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी कितने से कितने के बीच में रहती है अगर हम ज्वाइन करेंगे, तो जीएसटी इंस्पेक्टर की जो सैलरी है वो आपकी ज्वाइन करने पर 70 से 75,000 के बीच में आपकी सैलरी जो है वो रहती है, 70 से 75,000। डिपेंड करता है कि आप एक्स सिटी में हो, वाई सिटी में हो, जेड सिटी में हो। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अगले साल 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। उसके बाद ये सैलरी आपकी और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सैलरी में आपको कम से कम 5,000 का अंतर देखने को मिलेगा, मतलब 5 से 10,000 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए फिलहाल सैलरी जो वो आप कितनी मान के चलो 70 से 75,000 मंथली आपकी सैलरी होने वाली, जो कि बहुत बढ़िया सैलरी है। 70-75,000 एक बार देख लोगे ना अकाउंट में पगला जाओगे। अगर अभी आप काम धंधा नहीं करते, बेरोजगार हो और इकट्ठे आपके अकाउंट में महीने के 75,000 आने लग जाए तो पगला जाओगे कि क्या करूँ क्या करूँ, है ना। मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाओगे, समझ रहे हो बात को। तो सैलरी तो अच्छी है भाई। सैलरी के अलावा क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। ये नहीं मिलता, ये पेट्रोल बिल, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मिलता है इंस्पेक्टर को, 3,000 रुपये हर महीने पेट्रोल बिल के नाम पे उनको मिलता है इनकम टैक्स में। यहाँ मैं कंफर्म नहीं हूँ, देखना पड़ेगा। ये तो पता ही है 3 से लेकर 4 BHK गवर्नमेंट क्वार्टर मिलते हैं इसके अंदर भाई। 3 BHK भी ले सकते हो, 4 BHK भी ले सकते हो, क्वार्टर आपको मिलता है। लेकिन अगर आप क्वार्टर लोगे तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी,
जिसके अंदर आप और आपके जो मदर फादर हैं, और अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ, मतलब जितने भी आपके परिवार के लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो सारे इसमें कवर्ड होते हैं। सीजीएचएस सेंटर आपके आसपास होता है, वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे जाके डॉक्टर से मिलते हो, इलाज करवाते हो। अगर वहाँ से इलाज कराना तो करा लो, वरना आप उनको बोल दो कि सर मुझे रेफर कर दीजिए, तो आपको एक पर्चा बनाकर एक पर्ची बनाकर दे देंगे, पेपर बना के दे देंगे स्लिप टाइप का। आप उसको किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ जो इम्पैनल्ड होगा, सीजीएचएस के थ्रू इम्पैनल्ड होगा। वहाँ पर जाके आप अपना या अपने जो डिपेंडेंट हैं घर वाले उनका इलाज करवाओ। जो खर्चा होगा उसको आप डिपार्टमेंट में जाके जमा करा दो, वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सीजीएचएस फैसिलिटी। उसके बाद है लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी। इसमें क्या होता है ना, सरकार आपको कहती है कि जाओ भाई परिवार के साथ साल में एक बार घूम के आओ, है ना। आप जा सकते हो और वही आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं परिवार के, वो सब जा सकते हो, तो उनको लेकर आप घूमने जा सकते हो भारत में कहीं भी। तो जो ट्रेन का खर्चा होता है, कई जगहों पे जहाँ पे ट्रेन नहीं जाती फ्लाइट जाती है, तो वहाँ का फ्लाइट का खर्चा आपका भी और आपके जो डिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनका भी, ये सारा आपको सरकार देती है, आने का और जाने का, एलटीसी बोलते हैं उसको। ठीक है, और अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो सरकार उन बच्चों के लिए ट्यूशन या स्कूल फी के नाम पे भी आपको पैसा देती है। 2 बच्चों तक ये पैसा मिलता है, तीसरा बच्चा होगा तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। एक बच्चे पे एक साल में आपको कितना मिलता है, 36,000 एक बच्चे पे पूरे साल में। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक साल में आपको 72,000 उन दोनों के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये कब तक मिलेगा, जब तक वो बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते। हर साल मिलता है आपको एक बच्चे पे 36,000 रुपये। ठीक है, और जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद मिलती है। जब आप ज्वाइन करोगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। मैं डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं जानता हूँ क्या कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्वाइन करोगे तो बाकी चीज़ें आपको पता लगेंगी। सारी बातें मैं यहाँ पर लिखूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें, ये मेन बातें मैंने आपको बता दी कि ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि अलग तरीके की, मतलब मज़ा आता है कि यार सरकार इतना कुछ दे रही है हमें, है ना। बहुत कुछ सरकार प्रोवाइड करती है सरकारी कर्मचारियों को, भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि सरकारी नौकरी का मतलब होता है सरकारी दामाद है बंदा, कर्मचारी जो है, बहुत कुछ मिलता है, सरकारी फैसिलिटीज़ बहुत होती है। अभी देखो और बात करूँ मैं, छुट्टियों की बात करता हूँ। देखो छुट्टियाँ देख के पगला जाओगे। पहली चीज़ तो सैटरडे संडे ऑफ होता है भाई, हफ्ते में 5 दिन काम करना है, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। इसके अलावा साल में आपको 8 मिलती है क्या, कैजुअल लीव, इसको बोलते हैं सीएल। साल में 8 छुट्टी ये हो गई, जैसे ऑफिस जा रहे थे, तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक आपके सर में दर्द हो गया, अचानक आपको बुखार चढ़ गया, तो वो जो छुट्टी आप इंस्टेंट लेते हो ना, बिना पहले से इन्फॉर्मेशन के, उसको बोलते हैं कैजुअल लीव। वो 8 आपको मिलती है साल के अंदर। उसके बाद एक होता है अर्न्ड लीव, यानी कि ईएल। ठीक है, ये साल में आपको 30 मिलता है, लेकिन अगर आप इसको बचा कर रखोगे ना तो इसका फायदा होता है कैसे, अगर आपने अपनी पूरी सर्विस में, जितने भी साल की आपकी सर्विस है, 30 साल की, 35 साल की, कम से कम 300 ईएल अगर आपने जमा कर ली, तो रिटायरमेंट के समय इसका अच्छा खासा पैसा आपको मिलता है। अगर आप अंदाजा लगा लोगे तो 300 ईएल का मतलब कितने महीने हो गए, 300 ईएल का मतलब कितना हो गया, अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितने साल हो गए, 300 दिन है ना, ये 300 दिन, 300 दिन तो एक महीने में 30 दिन, एक महीने में 30 दिन, अरे भाई एक महीने में 30 दिन यानी कि लगभग कितने, 10 महीने हुए कि नहीं हुए, यानी कि 10 महीने की जो पूरी सैलरी है ना वो आपको रिटायरमेंट के समय में मिलेगी। तो अगर एक महीने की सैलरी मान के चलो आपकी 75,000 रुपये है, कितनी है, 75,000 रुपये, है ना, तो लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास जो है आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा, अगर आप 300 ईएल कम से कम जमा कर लेते हो, है ना, समझ रहे हो। तो 30 ईएल आपको मिलती है। ये 30 ईएल आप एक साथ भी ले सकते हो, जैसे आपको कोई बड़ा काम पड़ गया तो एक साथ आप 30 ईएल ले सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आपके जो हेड होंगे डिपार्टमेंट के, ठीक है, उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको एक साथ अप्रूव करेंगे 30 ईएल या नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम अर्न्ड लीव है, क्योंकि आपको इसका पैसा मिलता है अगर आप इसको बचा कर रखोगे। ठीक है, और जैसे एक साल में मान लो आपने 5 ही ईएल लिया, तो जो बाकी बच गया 25 वो ऐड हो जाता है अगले साल में, तो अगले साल का आपका कितना हो गया, 55 हो गया। फिर अगले साल जो लोगे जो बच जाएगा वो अगले साल में ऐसे ऐड होता जाता है वो। ठीक है, इसके अलावा 2 आपको मिलता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जिसको आरएच बोलते हैं। अलग अलग फेस्टिवल्स अलग अलग स्टेट्स के अंदर आरएच कैटेगरी में आते हैं, वो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा मैटरनिटी पैटर्निटी लीव आपको मिलता है। जो अगर कोई लड़की है वो अगर डिपार्टमेंट ज्वाइन करती है और विवाह होता है, विवाह के पश्चात अगर वो माता बनने वाली होती है तो मैटरनिटी लीव वो ले सकती है। मैटरनिटी लीव कितना मिलता है, 2 ईयर्स 26, नहीं ये नहीं है, इसको हटा दो, 26 वीक्स ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी। आपकी प्रेगनेंसी के दौरान 26 वीक के लिए आप पूरी छुट्टी ले सकते हो, मैटरनिटी लीव आपको मिल जाता है। 26 वीक का मतलब कितना हो गया, यानी कि लगभग कितना हो गया, 4 महीना,
हाँ लगभग 4 महीना। तो 4 महीने के आसपास आप पूरी छुट्टी ले सकते हो एक साथ में, 4 महीने की छुट्टी आप ले सकते हो, ठीक है। या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर द प्रेगनेंसी। और अगर आप मेरे भाई, अगर आप, अच्छा ये 2 बच्चों के लिए मिलता है, आपको ध्यान रखना, कितनों के लिए मिलता है, ये 2 बच्चों के लिए मिलता है, 2 बच्चों तक आपको इतना मिलता है, जैसे एक बच्चे पे 26 वीक, दूसरे बच्चे पे भी 26 वीक, ठीक है। और अगर पैटर्निटी लीव की मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर आपकी वाइफ माँ बनने वाली है, ठीक है, तो आपको जो छुट्टी मिलती है पूरा मिलाकर आपको 15 दिन की छुट्टी मिलती है। अब वो आप प्रेगनेंसी के समय भी ले सकते हो, मतलब डिलीवरी के समय भी ले सकते हो, या फिर डिलीवरी के बाद भी ले सकते हो, तो 15 दिन की आपको छुट्टी मिलती है, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव के नाम से एक छुट्टी मिलती है भाई, CCL बोलते हैं इसको, यानी कि बच्चे की देखभाल के लिए या उसके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या बाकी चीज़ों के लिए चाइल्ड केयर लीव महिलाओं को मिलती है, ध्यान रखना, ये पुरुषों को नहीं मिलता है। तो महिलाओं को मिलती है, पूरी कंप्लीट सर्विस में 2 साल की छुट्टी ले सकती हैं वो, पूरी कंप्लीट सर्विस में, यानी कि एक बच्चे पे 1 साल, 2 बच्चों तक मिलता है, यानी कि कंप्लीट 2 साल की छुट्टी आप ले सकते हो। इसके अलावा मेडिकल लीव होता है 15 दिन पूरे साल में, 1 साल में 15 दिन का मेडिकल लीव। जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ये ओवरऑल मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो सरकार आपको छुट्टी भी बहुत अच्छी दे रही है। आप जाओ ना, कोई प्राइवेट नौकरी ज्वाइन तो करके देखो, इतनी छुट्टी लेके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा, वो भी बिना पैसा कटे, इसमें कोई पैसा नहीं कट रहा आपका। आप प्राइवेट नौकरी जाके करो, बिना पैसे कटे इतनी छुट्टी लेके दिखाओ, नहीं ले पाओगे, ये समझाने का मतलब है, ठीक है। तो छुट्टियां बहुत अच्छी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्क प्रोफाइल की बात करूं तो ज्यादातर इसके अंदर ना डेस्क जॉब होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा जो काम है ना वो आपको फील्ड पे जाकर भी करना होगा, क्योंकि भाई देखो GST इंस्पेक्टर हो आप, यूनिफॉर्म आपको मिली है, कुछ सोच समझ के मिली है, ठीक है। तो डेस्क जॉब में क्या करना होता है, फील्ड जॉब में क्या करना होता है, समझाता हूं। डेस्क जॉब में क्या करना होता है, आपको ना कुछ सर्टेन जो रिपोर्ट्स होती हैं, लेटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें या तो आप बनाते हो या इशू करते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज करना है, कोई अगर GST नहीं भर रहा या GST की चोरी कर रहा है ना, एक्साइज ड्यूटी की चोरी कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर शॉप का या पर्टिकुलर ट्रस्ट का या पर्टिकुलर कोई भी मान के चलो ओनरशिप में है कुछ भी, तो आप उसका अकाउंट फ्रीज भी कर सकते हो, लेकिन आपकी जो हायर अथॉरिटी है उनके आदेश पर। ये काम आप करते हो, लेकिन हायर अथॉरिटी के आदेश पर। आप अपनी मर्जी से अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग की पावर या डिसीजन लेने की पावर आपके पास नहीं है। वो आपकी जो हायर अथॉरिटी है, आपसे हायर कौन होते हैं, आपके सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर, वो आपको आदेश देते हैं, उसके हिसाब से आपको करना होता है कि हाँ ये कर दो। फिर आपको फील होगा कि हाँ मेरे पास पावर है। जब आप करने जाओगे तो बैंक जाओगे, बोलोगे इसका अकाउंट फ्रीज करना है मुझे, आई एम जस्ट इंस्पेक्टर, वहाँ थोड़ा आप अपने आप को फील करोगे कि येस आई एम समथिंग, लेकिन डायरेक्ट पावर नहीं है वो, ठीक है। तो रिपोर्ट्स बनाना, लेटर्स को इशू करना, और अदर वर्क अलॉटेड बाय द हायर अथॉरिटी, आपकी जो हायर अथॉरिटी है वो जो काम बोलती है वो सारे काम आपको करने होते हैं। तो ये डेस्क जॉब है मेनली, ठीक है। फील्ड जॉब में क्या क्या आता है, कई बार आपने देखा होगा कि GST इंस्पेक्टर रेड डालने भी जाते हैं, जैसे रेड डालने के लिए या सर्वे करने के लिए या चेक करने के लिए बॉर्डर्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर। जैसे 2 देशों के बॉर्डर, जैसे इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, तो कभी जाओगे तो वहाँ देखना खाकी वर्दी में जो खड़े होते हैं ना, यहाँ पर लिखा होता है कस्टम्स, यहाँ पर और यहाँ पर कस्टम्स, तो वो कौन है, वो GST इंस्पेक्टर। अगर 3 स्टार है तो GST इंस्पेक्टर है। तो चेकिंग का जो काम हो गया वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर, है ना, या रेड डालने का काम, सर्वे करने का काम, जांच पड़ताल करने का काम, इन सारी जगहों पर ये फील्ड जॉब के अंदर आता है, और ये जॉब का पार्ट है, ये आपको करना पड़ता है, ठीक है। मजा आएगा शुरुआत में आपको। यू विल फील पावर इफ यू आर मेड टू ऑब्जर्व और चेक इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। और मेरा एक मित्र है, GST इंस्पेक्टर है गुजरात के अंदर, तो उससे मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि गुजरात में जो इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस, उसके अंदर उसे ऑब्जर्वर या पता नहीं क्या, या पता नहीं ऑब्जर्वर के अंदर कुछ उसको बना दिया गया था कि आपको क्या करना है, कोई इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर होती है यहाँ से वहाँ इलेक्शन के दौरान, तो उसको आपको रोकना है। तो फील्ड जॉब थी, उनको बाहर खड़ा होना था, ठीक है। और जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से जाती थी सारी गाड़ियों की चेकिंग करते थे वो लोग, वो थे उनके साथ में हवलदार वगैरह थे। तो पैसे वगैरह अगर कोई मिलते हैं, कुछ ज़्यादा कैश का अगर ट्रांजैक्शन यहाँ से वहाँ हो रहा है, तो उसको रोकते थे, पकड़ते थे, रिपोर्ट करते थे। तो वहाँ पर आपके पास एक पावर होती है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जो होंगे ना, कोई नेता भी उस समय अगर होगा तो वो उतर के आपको सर करके ही बोलेगा, क्योंकि उस समय आप एक ऑब्जर्वर हो, तो वहाँ पर आपको पावर फील होती है। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे दोस्त के साथ में, उसने बताया मुझे, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी ये चीज़ फेस करनी पड़े, समझ गए। तो फील्ड जॉब के अंदर जब आप जाते हो तो आपको थोड़ा सा जो है ना पावर वाली फीलिंग आती है, लेकिन वहां पर भी फिर से मैं बोल रहा हूं, डिसीजन लेने की पावर आपके पास नहीं है। बस आप दिखोगे यूनिफॉर्म में तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट ऑब्वियस सी बातें करेगा, तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली पावर वाली फीलिंग जो है वो आएगी। और ध्यान रखना, नॉर्मल जॉब के अंदर, डेस्क जॉब के अंदर यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं इसमें भाई,
ऐसा मत समझना कि यूनिफॉर्म पहन के ही ऑफिस जाना होता है, नहीं। कोई स्पेशल ओकेजन अगर होता है, जैसे जीएसटी डे होता है, कस्टम्स डे होता है, या इंडिपेंडेंस डे होता है, या रिपब्लिक डे होता है, या कोई और ऑस्पिशियस डे होता है, उस दिन यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है। या अगर फील्ड जॉब होता है, चेकिंग का, सर्वे का, रेड का, वहाँ यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है। नॉर्मल डे पे आपको क्या करना है, अपने जो कैजुअल ड्रेस है वो आपको पहन के जाना होता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रमोशन की, तो मैं सबसे नीचे से शुरू करता हूँ। सबसे नीचे कौन होता है भैया, टैक्स असिस्टेंट यानी कि टीए, जो सीजल के थ्रू ही भर्ती होता है। उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये भी सीजल के थ्रू भर्ती होता है, ठीक है, प्रमोशन से भी होता है, सीजल के थ्रू भी होता है। इसके ऊपर कौन होता है आपका, इंस्पेक्टर, यहाँ से आप शुरू करोगे अगर आप इंस्पेक्टर में ज्वाइन करते हो। इंस्पेक्टर के बाद जो अगला प्रमोशन आपका होगा, आप क्या बन जाओगे, सुपरिटेंडेंट। क्या बन जाओगे, सुपरिटेंडेंट। उसके ऊपर आप क्या बन जाओगे, असिस्टेंट कमिश्नर। उसके ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर। कमिश्नर के बाद में चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। वहां तक तो खैर पहुंचना जो है लगभग मुश्किल जैसा होता है। और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के ऊपर क्या होता है, सीबीआईसी बोर्ड जो होता है। भारत में दो तरह के बोर्ड है, एक सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अंदर इनकम टैक्स आता है, और एक सीबीआईसी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है ना, जिसके अंदर जीएसटी और कस्टम्स आता है। तो बोर्ड के मेंबर बन सकते हो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से ऊपर, लेकिन वहां तक पहुंचना शायद इम्पॉसिबल हो, ठीक है। अगर आप इंस्पेक्टर एक यंग एज के अंदर ज्वाइन करते हो, 20-21 साल में भी ज्वाइन करते हो, मान के चलो, तो हो सकता है कि आप यहां तक तो पहुंच जाओगे इजीली, कमिश्नर तक आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। आराम से नहीं भी कह सकते, अगर मैं कहूं कि श्योरिटी के साथ अगर मैं बोलूं कि कहां तक जाओगे, तो यहां तक तो चले जाओगे, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके का प्रमोशन रहता है, हायरार्की रहती है। पावर की बात करूं तो मैंने बता दिया, नो सच डायरेक्ट पावर इन डे टू डे लाइफ। आपकी डे टू डे लाइफ में आपके पास पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग की पावर, अपनी तरफ से कुछ करने की पावर आपके पास नहीं है। मेरी बात को समझ गए। यूनिफॉर्म है तो आप पुलिस वाले अपने आप को मत समझ लेना कि आप बाहर जाकर किसी भी चीज को, क्राइम को रिपोर्ट कर दोगे या क्रिमिनल को पकड़ लोगे, ऐसा मत कर देना, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी, वो पावर नहीं होती है। हाँ, आप गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, अपनी यूनिफॉर्म को अगर आप यूज कर रहे हो जहां पर कुछ गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। लेकिन बिना मतलब के कहीं पर भी पावर दिखाना शुरू मत कर देना, ठीक है। यू विल एंजॉय सम पावर ड्यूरिंग रेड्स के दौरान, सर्वेस के दौरान, चेकिंग के दौरान, या ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग इलेक्शंस, इनके दौरान आप थोड़ी सी जो पावर है उसको आप एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो जीएसटी इंस्पेक्टर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे वादा करके जाओ कि सर हम एसएससी सीजीएल 2025 क्रैक करेंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर लेंगे और आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। और ये भी बता के जाना कि अगली जो वीडियो है आपको किस पोस्ट के ऊपर चाहिए, तो मैं अगली वीडियो उसके ऊपर लेके आऊंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।